हेलो दोस्तों, आई होप यू आर वेल। वेलकम टू द हिंदू डिस्कशन इनिशिएटिव। आज का 22 अप्रैल का न्यूज़पेपर हम आज डिस्कस कर लेते हैं। स्पेडेक्स मिशन, ये आर्टिकल पेज नंबर 6 पर पब्लिश हुआ है। टाइटल है इसका 2 इसरो सैटेलाइट्स डॉक सक्सेसफुली फॉर द सेकंड टाइम। तो ये जो हुआ है स्पेडेक्स मिशन के अंडर हुआ है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। स्पेडेक्स मिशन क्या है? इट इज़ एन इंडियन स्पेस मिशन कॉन्सेप्ट डेवलप्ड बाय इसरो। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू डिमॉन्स्ट्रेट ऑटोनमस रेंडेवो एंड डॉकिंग बिटवीन 2 सैटेलाइट्स इन लो अर्थ ऑर्बिट। अब देखिए ये होता क्या है, 2 सैटेलाइट्स, 2 अलग। अब जैसे इंडिया का अल्टीमेट एम क्या है? एक अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना, ठीक है। अब स्पेस स्टेशन बनाने के लिए आपको चाहिए, कई सारे मॉड्यूल होते हैं स्पेस स्टेशन में। उनको एक बार में तो आप स्पेस में लॉन्च कर नहीं सकते। उसका तरीका क्या है उसको बनाने का, कि अलग अलग जो क्रू मॉड्यूल्स हैं उनको स्पेस में लॉन्च करके उन्हें आपस में अटैच कर दिया जाए। अब स्पेस स्टेशन में जो स्पेस शटल्स होती हैं वो भी डॉक कर सकती हैं, जिससे कि जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे वो स्पेस शटल से निकल के, जैसे ये स्पेस शटल यहाँ पे होगी, ये इस स्पेस मॉड्यूल से डॉक कर लेगी। तो जो एस्ट्रोनॉट्स इस स्पेस शटल में होंगे वो इस स्पेस शटल से निकल के इस क्रू मॉड्यूल में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो डॉकिंग इसलिए ज़रूरी है। तो अभी इसरो ने हाल फिलहाल में यही इसी को अचीव किया है कि 2 स्पेस सैटेलाइट्स हैं उनको आपस में डॉक किया है, ठीक है, उनको आपस में कनेक्ट किया है। ओके, तो स्पेडेक्स मिशन में क्या किया गया है कि डॉकिंग बिटवीन 2 सैटेलाइट्स इन लो अर्थ ऑर्बिट इट टू वैलिडेट टेक्नोलॉजीज नेसेसरी फॉर फ्यूचर क्रूड मिशंस। अभी इंडिया का अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या है कि हमें स्पेस स्टेशन बनाना है, प्लस अपना जो क्रूड मिशन है, जो मैन्ड मिशन है, उसको स्पेस में लेके जाना है। किसी भी एक एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजना है, फिर अपने किसी एस्ट्रोनॉट को चांद पर लैंड कराना है। उसके बाद फर्दर इंटरप्लैनेटरी मिशंस हैं, इंक्लूडिंग इसरोज गगनयान प्रोग्राम। गगनयान प्रोग्राम आपको पता होगा, ये है किस बारे में, कि अपना कोई भी एस्ट्रोनॉट जो होगा वो स्पेस में जाके कुछ दिन रह के आएगा। अभी तक इंडिया से स्पेस में कौन गया है? डॉक्टर राकेश शर्मा। राकेश शर्मा ही इंडिया से स्पेस में गए हैं, लेकिन वो सिर्फ लो अर्थ ऑर्बिट में गए हैं, वो वहाँ रुके नहीं हैं। उन्होंने बस एंट्री एंड एग्जिट वाला मिशन किया था, लेकिन वो अपनी सेल्फ कैपेसिटी में हमने नहीं किया है। वो जो गए थे वो रशिया के सोयूज जो रॉकेट है उसके ऊपर सवार होके गए थे। उनको सोयूज रॉकेट से कैरी किया गया था। टू इनेबल वर्टिकल ऑर्बिटल सर्विसिंग सच एज रिफ्यूलिंग, रिपेयरिंग एंड अपग्रेडिंग सैटेलाइट्स। अब जैसे जब स्पेस स्टेशन बनेगा तो उससे हम क्या क्या कर सकते हैं? एक तो हम टेलीस्कोपिक मिशंस कर सकते हैं, अलग अलग डीप स्पेस में हम टेलीस्कोप के थ्रू नज़र रख सकते हैं, एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। प्लस जो हमारे इंटरप्लैनेटरी मिशन होंगे, इंक्लूडिंग मून मिशन एंड मार्स मिशन, उनके लिए जो यूज होने वाले सैटेलाइट्स और रॉकेट्स होंगे उनकी हम रिफ्यूलिंग कर सकते हैं स्पेस में फ्रॉम स्पेस स्टेशन। ले द ग्राउंड वर्क फॉर मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन कंस्ट्रक्शन एंड डीप स्पेस मिशंस। तो स्पेडेक्स क्या है? स्पेडेक्स है इट इज़ ए डॉकिंग मिशन टू अटैच 2 सैटेलाइट्स इन लो अर्थ ऑर्बिट्स। इंडिया बिकम्स 4th कंट्री आफ्टर US, रशिया एंड चाइना टू परफॉर्म सैटेलाइट डॉकिंग इन स्पेस। कौन सा व्हीकल यूज किया गया था इस मिशन के लिए? PSLV C60। ये PSLV C60 है। ये 4 स्टेज व्हीकल है। अलग अलग स्टेज इसकी यहाँ पे मेंशन की हुई है। जैसे स्टेज 1 जो है, इसकी स्टेज 1 जो है इट इज़ ए सॉलिड स्टेट, यहाँ पे सॉलिड फ्यूल यूज होता है। स्टेज 2 लिक्विड स्टेट है। स्टेज 3 लिक्विड, ये सॉलिड स्टेज है। फिर स्टेज 4 लिक्विड स्टेज है। लेडा 1313424, इसको बुल्स आई गैलेक्सी भी कहते हैं। ये बस आपको नाम जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ बुल्स आई गैलेक्सी एंड व्हाट इज़ लेडा 1313424। ये रिसेंटली डिस्कवर हुई है।
ये किसी भी गैलेक्सी अब अभी तक किसी भी नॉन गैलेक्सी से 10 गुना ज़्यादा बड़ी गैलेक्सी है। इट फीचर्स ए यूनिक पैटर्न ऑफ 9 रिंग्स। इस तरीके की रिंग्स है ना, ये यहाँ पे 9 रिंग्स हैं। इन रिंग्स में अलग अलग स्टार क्लस्टर्स हैं। ओके, अलग अलग स्टार क्लस्टर्स हैं। ये बनती हैं कैसे? जब कोई लार्जर गैलेक्सी एंड स्मॉलर ब्लू डॉर्फ गैलेक्सी आपस में कोलाइड होती हैं, तो जो कोलिजन वाली जो गैलेक्सी, जो छोटी गैलेक्सी है, वो इसके सेंटर से होकर निकलती है या इसके बीच में से होकर कहीं से निकलती है, तब इस तरह की गैलेक्सीज बनती हैं। इट इज़ द गैलेक्सी विद द मोस्ट रिंग्स नोन टू डेट। ये छोटी सी एक ट्रिवियल इन्फॉर्मेशन है, इसको आप याद रखिएगा। मालेन 1, मालेन 1 एक अनदर गैलेक्सी का नाम है, ठीक है। जैसे कभी पेपर में अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा व्हाट इज़ मालेन 1, तो मालेन 1 जो है एक सुपर गैलेक्सी है। व्हाट इज़ मेंट बाय क्रिएटिव इकोनॉमी? अब देखिए, ये आर्टिकल अभी पब्लिश हुआ है न्यूज़पेपर में, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एडिटोरियल सेक्शन में पेज नंबर 8 में ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है, न्यू पाथवेज फॉर इंडियाज़ क्रिएटिव इकोनॉमी। अब इसमें इस आर्टिकल में वैसे तो काफ़ी कुछ डिस्कस किया गया है, लेकिन एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काम का नहीं है। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से हमें ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ क्रिएटिव इकोनॉमी। तो क्रिएटिव इकोनॉमी क्या होती है? इट इज़ ए ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दैट आर बेस्ड ऑन ओरिजिनल आइडियाज़, ठीक है। दे इंक्लूड बिजनेसेस दैट आर सेंटर्ड अराउंड क्रिएटिविटी सच एज डिज़ाइन, म्यूज़िक, पब्लिशिंग, आर्किटेक्चर, फिल्म एंड वीडियो, क्राफ्ट्स, विजुअल आर्ट्स, फैशन, टीवी एंड रेडियो एट्सेट्रा। Creative industries are also known as cultural industries or the creative economy. It is also called as orange economy. Recently, next topic is recently, Telangana is actively collaborating with other states to meet its rising power demand, particularly by increasing its share of renewable energy. It has signed agreements with BJP-ruled Odisha and Rajasthan. अब देखिए, तेलंगाना में तो क्या है, कांग्रेस गवर्नमेंट है, लेकिन बाकी स्टेट्स में क्या है, बीजेपी गवर्नमेंट है। तो भले ही पार्टी लाइन डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन स्टेट्स के बीच में आपसी कोऑपरेशन हो रहा है टू सेटिस्फाई देयर एनर्जी नीड्स। तेलंगाना के अंदर बीआरएस पार्टी का रूल है, बीआरएस पार्टी की सरकार है। उड़ीसा एंड राजस्थान के अंदर बीजेपी की है, हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की है। तो इन स्टेट्स के बीच में एक कोऑपरेशन क्रिएट हो रहा है। ये स्टेट आपस में पावर शेयरिंग को लेके काफ़ी सारा कोऑपरेशन कर रहे हैं। सो दीज मूव्स एम टू इंश्योर अफोर्डेबल सस्टेनेबल इलेक्ट्रिसिटी एंड डिमॉन्स्ट्रेट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया एनर्जी सेक्टर। तो इससे हम दो चीज़ें पॉइंट आउट कर सकते हैं। एक तो जो सस्टेनेबल एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, उसको हम किस तरीके से एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, ठीक है, नेशनल पावर ग्रिड बना के। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये अभी आर्टिकल पब्लिश हुआ है द हिंदू में, वाई चाइना ब्लॉक एक्सपोर्ट्स ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो देयर आर टोटल 17 एलिमेंट्स विच आर कॉल्ड रेयर अर्थ एलिमेंट्स। रेयर अर्थ एलिमेंट्स एक्चुअली रेयर नहीं है अर्थ में, ये एक मिसनॉमर है। ये एक्चुअली रेयर नहीं है, दे आर अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट, ओके, दे आर अबंडेंट ऑन अर्थ, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आइसोलेट फॉर इंडस्ट्रियल यूज़। वो इतना कम क्वांटिटी में अलग अलग जगह बिखरे हुए हैं कि उनको कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में एक्सट्रैक्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसीलिए उनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं। ग्लोबल प्रेजेंस क्या है? दीज आर फाउंड इन कंट्रीज़ लाइक इंडिया, चाइना, म्यांमार, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड नॉर्थ कोरिया। चाइना जो है, चाइना ने 7 रेयर अर्थ एलिमेंट्स का एक्सपोर्ट को बैन किया है अभी। इनको आप 1-2 बार पढ़ लेना, बस देख लेना कि किस में यूज होता है। जैसे हार्ड ड्राइव्स में यूज होता है, ऑब्वियस है। इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर्स में यूज होता होगा, न्यूक्लियर शील्डिंग में यूज होता है, मेडिकल इमेजिंग इक्विपमेंट में यूज होता है, अलॉयज़ फॉर फाइटर एयरक्राफ्ट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स,
कैंसर ट्रीटमेंट्स, सुपर कंडक्टर्स, ठीक है। तो एक तरीके से लगभग हर चीज़ में जो हाई एंड टेक्नोलॉजी है, लगभग हर उस चीज़ में रेयर अर्थ एलिमेंट का यूज किया जाता है। अब इसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर क्या होगा? चाइना ने तो एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है, लेकिन इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा? इंडिया पे कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि रेयर अर्थ एलिमेंट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में अभी नहीं होती है। इंडिया में जो भी असेंबली होती है जिनमें रेयर अर्थ एलिमेंट यूज होते हैं, वो मैन्युफैक्चर बाहर से होके इंडिया में इंपोर्ट होते हैं, फिर इंडिया में आके असेंबल होते हैं। तो इंडिया को अभी डायरेक्टली कोई डिसएडवांटेज नहीं है बस, लेकिन इंडिया काम कर रहा है टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स। अब सेल्फ रिलायंस, अब ऐसा तो है नहीं कि इंडिया में रेयर अर्थ एलिमेंट्स है नहीं, हैं। ग्लोबल जो रेयर अर्थ डिपॉजिट्स हैं उनका 6% तो इंडिया में ही एग्जिस्ट करता है, और एक रेयर अर्थ एलिमेंट को तो हम माइन भी करते हैं, ऐसे मोनाजाइट है, ठीक है। मोनाजाइट को तो हम केरला से माइन भी करते हैं। अब चैलेंजेस क्या हैं सेल्फ रिलायंस में? सबसे पहला तो एनवायरनमेंटल कंसर्न्स हैं। आपको पता है कि ये माइनिंग करने के लिए बहुत सारे फॉरेस्ट को क्लियर करना पड़ता है, तो उसके लिए एनवायरनमेंटल कंसर्न्स हैं। अंडर डेवलप्ड रिफाइनिंग कैपेसिटी है इंडिया की, ठीक है। तो इंडिया ने इसके लिए क्या स्टेप उठाए हैं? नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, इट इज़ ए स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव टू बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स इंक्लूडिंग रेयर अर्थ एलिमेंट्स, सिक्योर फॉरेन सोर्सेज फॉर अनइंटरप्टेड सप्लाई चेन। एक और आर्टिकल है रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी। ये आर्टिकल द हिंदू में पब्लिश हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सिविल सर्विसेज शुड गेट क्रेडिट फॉर स्मूथ ट्रांसफ़र ऑफ पावर इन इंडिया। तो इससे कुछ पॉइंट्स मैंने एक्सट्रैक्ट किए हैं, उसको मैंने अपने डिस्कशन में मेंशन किया है। तो क्या रोल है? स्मूथ ट्रांसफ़र ऑफ पावर। अब देखिए, कोई भी गवर्नमेंट चेंज होती है आफ्टर इलेक्शन, सपोज पार्टी ए टू पार्टी बी चेंज हो रही है, तो जो पॉलिसीज़ ऑलरेडी, जो डेवलपमेंट पॉलिसीज़ इन्फोर्स थी बाई पार्टी ए, अब ऐसा तो है नहीं कि वो पॉलिसी को स्क्रैप कर दिया जाएगा। अब भाई कोई ब्रिज बनाने का प्रोजेक्ट है या कोई रोड बनाने का प्रोजेक्ट है, तो ऐसा तो है नहीं कि पार्टी बी आके उस रोड के प्रोजेक्ट को रोक देगी या ब्रिज के प्रोजेक्ट को रोक देगी, है ना। तो इसका जो पॉलिसी का स्मूथ ट्रांजिशन होगा पार्टी ए टू पार्टी बी को, उसमें कौन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? सिविल सर्वेंट्स, सिविल सर्विसेज। सो इंडिया हैज़ ऑलवेज विटनेस्ड पावरफुल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। अनलाइक नेबरिंग कंट्रीज विद कूप्स, इंडिया हैज़ स्टेबल डेमोक्रेसी। अब देखिए, इंडिया में कभी भी मिलिट्री कू नहीं हुआ, क्योंकि इंडियन मिलिट्री इज़ हाईली एथिकल एंड वेरियस फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ट्रांजिशन आर प्लेड बाय द सिविल सर्विसेज। तो सिविल सर्विसेज भी डेमोक्रेटाइज्ड है कम्प्लीटली और काफ़ी एथिकल भी है। तो इंडिया को कभी भी नेबरिंग कंट्री लाइक बांग्लादेश एंड म्यांमार लाइक ऐसे या पाकिस्तान जैसे कंट्रियों की तरह मिलिट्री कू नहीं झेलना पड़ा। क्रेडिट गोज टू ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज एंड सिविल सर्वेंट्स। अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, सिविल सर्विसेज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, नेशनल यूनिटी, फेडरल स्ट्रक्चर। अब ये पॉइंट्स हैं, देखिए, ये यूज कर सकते हो आप ऐसे में, GS4 में, ठीक है, GS4 में इन पॉइंट्स को कि सिविल सर्वेंट्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी सिविल सर्वेंट की होनी चाहिए, दैट इज सिविल सर्वेंट्स मस्ट स्टे न्यूट्रल एंड सर्व ऑल सिटीजन्स, नॉट जस्ट ए पार्टी और ए कम्युनिटी। सिविल सर्वेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफॉर्म्स एंड चैलेंजेस। नीड फॉर कॉम्पिटेंस क्या है कि द एरा ऑफ गुड जर्नलिस्ट इज़ ओवर। अभी तक क्या होता था कि सिविल सर्वेंट को ऐसा माना जाता था कि ही इज़ ऑलराउंडर, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है, कहीं कहीं थोड़ी बहुत एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत हो रही है अलग अलग एमर्जिंग फील्ड्स में, तो इसके लिए लेटरल एंट्री की भी अभी ज़रूरत है। इलेक्शन इंटेग्रिटी में भी सिविल सर्वेंट्स का काफ़ी रोल है। टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्टेड बाय सिविल सर्वेंट्स टू इंश्योर डेमोक्रेसी। Even president's rule is implemented smoothly due to civil service professionalism. प्रोफेशनलिज्म के लिए क्या क्या वैल्यूज़ हैं? इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, इम्पार्शियलिटी,
नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया चाइना रिलेशंस एट 75 ईयर्स। अब देखिए इंडिया चाइना डिप्लोमेटिक रिलेशंस को इस्टेब्लिश हुए लगभग 75 ईयर्स हो चुके हैं। तो इससे रिलेटेड द हिंदू में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, ये इंडिया चाइना एट 75 ए टाइम फॉर स्ट्रेटजी नॉट सेंटिमेंट। तो इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट करके मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, ये आप देख लीजिए। इंडिया चाइना रिलेशंस एट 75, व्हाट आर द की पॉइंट्स। करंट सिनारियो क्या है कि रिलेशनशिप इज शेप्ड बाय स्ट्रेटेजिक राइवलरी। चाइना इज आवर स्ट्रेटेजिक राइवल इन ऑल फॉर्मेट्स, contested borders and mistrust between two countries, yet there is also economic interdependence। आपको पता है कि इंडिया का और चाइना का ट्रेड काफ़ी हद तक इंटरडिपेंडेंस है। चाइना को एक्सपोर्ट करना है और इंडिया को इंपोर्ट करना है टू इंश्योर प्रोडक्शन एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रीजनल स्टेबिलिटी। द चाइना लेंस, चाइना इज़ द बिगेस्ट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ऑन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो चाइना के लेंस से देखी जाए। हमें ये इंश्योर करना है कि हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी कैसे मेंटेन रहेगी। अब जैसे चाइना एग्रेशन कर रहा है हमारे ऊपर, तो कोई अगर ये स्ट्रेटजी अपनाए कि हमको यूएसए के साथ ज़्यादा टिल्ट हो जाना चाहिए, यूएसए के साथ अलायंस बना लेनी चाहिए, नेटो में शामिल हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको अपनी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करते हुए अपनी फॉरेन पॉलिसी का डिज़ाइन करना चाहिए। इंडिया मस्ट बैलेंस डिटरेंस एंड डायलॉग एंड सॉवरेनिटी विद ट्रेड टाइज। बॉर्डर एंड मिलिट्री कंसर्न्स क्या हैं। एलएसी में टेंशन है विद 60,000 ट्रूप्स स्टेशनड इन ईस्टर्न लद्दाख। 1962 में वॉर हुआ, 2020 में गलवान क्लैश हुए। इकोनॉमिक पैराडॉक्स क्या है कि इंडियाज़ ट्रेड डेफिसिट विद चाइना इज़ अराउंड $100 बिलियन, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू रीच अराउंड $150 बिलियन इन अपकमिंग 20 to 30 ईयर्स। इंडिया बैन्स सम चाइनीज एप्स एंड इन्वेस्टमेंट्स येट डिपेंड्स ऑन चाइनीज इम्पोर्ट्स इन फार्मा एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखिए, एक तरफ तो इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि हम चाइना के कुछ ऐप्स को बैन कर दिया है या चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को काफ़ी हद तक कंटेन करके रखा है, जिससे कि इंडियन इकोनॉमी में चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसको कंटेन किया जा सके। लेकिन हम कम्प्लीटली चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को एलिमिनेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी हद तक हम चाइनीज़ इम्पोर्ट्स पर अभी भी डिपेंडेंट हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जिस्टेंस, इंडिया बैलेंसेस कॉम्पिटिशन एंड एंगेजमेंट, नीड टू कॉम्पीट विद चाइना इन डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रीजनल इन्फ्लुएंस वाइल मेंटेनिंग इनफ एंगेजमेंट। कोऑपरेट्स विद चाइना इन ब्रिक्स एससीओ लाइक बॉडीज़। इंडिया को चाइना के साथ ब्रिक्स और एससीओ लाइक बॉडीज़ में कोऑपरेट करके रखना चाहिए। एंड काउंटर वाया क्वाड एंड इंडो पैसिफिक अलायंसेस टू अपहोल्ड ए फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन। रीजनल इन्फ्लुएंस, चाइना's growing footprint in South Asia from Hambantota port to in श्रीलंका टू पोखरा एयरपोर्ट इन नेपाल। चाइना का इन्फ्लुएंस रीजन में बढ़ रहा है। एंड लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च इन मालदीव्स हैज़ चैलेंज्ड इंडियाज़ ट्रेडिशनल रोल एज रीजनल एंकर। इंडिया हैज़ रिस्पॉन्डेड विद डेवलपमेंटल एड, डिफेंस कोऑपरेशन एंड कनेक्टिविटी, demonstrating its effectiveness as first responder in times of crisis. It must now go beyond reactive diplomacy to proactive long term engagement। देखिए, चाइना का इन्फ्लुएंस तो है रीजन में, क्योंकि चाइना की जो पॉकेट्स हैं वो काफ़ी डीप हैं। इंडिया उसको फाइनेंशियली कम्पीट नहीं कर सकता, लेकिन किन किन सेक्टर में कम्पीट कर सकता है, जैसे डेवलपमेंट में एड दे दी, डिफेंस में कोऑपरेशन कर लिया, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल कर दिए, और या फिर क्राइसिस के टाइम पे फर्स्ट रिस्पॉन्डर किया। मतलब एक सॉफ्ट पावर इंडिया चाइना के अगेंस्ट यूज कर सकता है। डिप्लोमेटिक मैसेजिंग, पीएम मोदी कॉल्ड फॉर हेल्दी कंपटीशन विद चाइना इन मार्च 2025। वाटर सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या है। चाइनाज डैम ऑन यारलंग चोंगपो दैट इज ब्रह्मपुत्र रिवर पोजेज इकोलॉजिकल एंड स्ट्रेटेजिक रिस्क। नो वाटर ट्रीटी एग्जिस्ट्स बिटवीन चाइना एंड इंडिया। इंडस वाटर ट्रीटी किस किस कंट्री के बीच में है, इंडिया और पाकिस्तान, लेकिन चाइना और इंडिया के बीच में कोई भी वाटर ट्रीटी एग्जिस्ट नहीं करती है। पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए चाइना के साथ, मिलिट्री रेडीनेस रखनी चाहिए हमें, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, अपना जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है चाइना से हटानी चाहिए,
डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट कंटिन्यू रखना चाहिए टू रिड्यूस मिलिट्री एस्केलेशंस। नैरेटिव कंट्रोल हमें करना चाहिए। अब देखिए सोशल मीडिया आज के टाइम पर काफ़ी रोल प्ले करती है कि आपकी इमेज ग्लोबली किस तरीके की है। अब जैसे चाइना का जो ग्लोबल टाइम्स है और जो उनका सरकारी मीडिया है वो चाइना के स्पोक्स पर्सन के तरीके से काफ़ी कुछ पॉजिटिव इमेज क्रिएट करने की कोशिश करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन इंडिया को मीडिया में भी डैमेज कंट्रोल करना चाहिए, अपना एक पॉजिटिव नैरेटिव सेट करना चाहिए ग्लोबली। अभी डोनाल्ड ट्रंप का जो सेकंड टर्म है उससे कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस हो गई हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने आप जानते हैं कि 245% के आसपास टैरिफ्स इम्पोज कर दिए हैं चाइना के ऊपर। अब चाइना इंडिया के ऊपर प्रेशर बना रहा है कि भाई आप भी यूएसए का अपोज करिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। रिटर्न ऑफ डोनाल्ड ट्रंप हैज़ रिवाइव्ड यूएस यूनिलेटरलिज्म, वीकेंड मल्टीलेटरल सिस्टम्स, यूएस चाइना राइवलरी हैज़ इंटेंसिफाइड, इंडिया में फेस प्रेशर टू अलाइन मोर क्लोजली विद वाशिंगटन particularly in defense, Indo-Pacific security. India should maintain its strategic autonomy despite stronger India-US ties. Strategic autonomy remains India's guiding principle. India seeks a balanced approach, strengthen US partnership without antagonizing China unnecessarily. ये आर्टिकल न्यूज़पेपर में ऐसे पब्लिश हुआ है, जुडिशरीज प्लेज अटॉप द पिरामिड। और ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट हैज़ रिमार्क्ड ए फ्यू थिंग्स अबाउट जुडिशरी एंड इट्स इंटरवेंशन इन टुडेज पॉलिटिक्स। लेट्स डिस्कस दिस आर्टिकल। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ रेज्ड क्रिटिकल कंसर्न्स रिगार्डिंग द जुडिशरीज फंक्शनिंग, इंक्लूडिंग इट्स ट्रांसपेरेंसी, पावर्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू and use of extraordinary constitutional powers like Article 142. His remarks have sparked a debate on judicial accountability versus independence. की issues क्या है? ट्रांसपेरेंसी नहीं है जुडिशरी में। देखिए एक तो ओपेकनेस है काफ़ी जुडिशियल इंक्वायरीज़ में। अगर किसी जजेस के ऊपर करप्शन के केसेस होते हैं या फिर सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस होते हैं तो उनके ऊपर क्या इंक्वायरी हुई, काफ़ी ओपेकनेस है। दूसरा, इंटरनल इंक्वायरीज़ का कुछ पता नहीं चलता है, और अपॉइंटमेंट्स में काफ़ी ओपेकनेस है, अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। जुडिशियल डायरेक्टिव्स टू प्रेसिडेंट्स एंड गवर्नर्स, द वाइस प्रेसिडेंट क्रिटिसाइज्ड द सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग सेटलिंग टाइमलाइंस फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ ऑन असेंटिंग टू स्टेट लेजिस्लेशन। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने 1 मंथ से लेकर 3 मंथ तक की ड्यूरेशन फिक्स कर दी है फॉर द गवर्नर्स एंड द प्रेसिडेंट टू डिसाइड ऑन द बिल। आपको असेंट देनी है या उसको रिकन्सिडरेशन के लिए भेजना है, आपको 1 महीने से लेकर 3 महीने के बीच में डिसाइड करना होगा, ये फिक्स कर दिया है। इसको मैं सेपरेटली डिस्कस करूँगा किसी दिन। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है और 7-8 दिन से डिस्कस हो रहा है इन द न्यूज़पेपर। तो डेली इसको कवर करने के बजाय मैं इसको एक सेपरेट लेक्चर लेके आऊँगा इस टॉपिक के ऊपर। व्यूड एज इंक्रोचमेंट ऑन एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन, जुडिशरीज लैक ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। अब देखिए एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेशन है वो तो इलेक्ट होके आते हैं। अब वो इलेक्ट होके आ रहे हैं तो उनकी एक पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है, दे आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक, पब्लिक कैन डिथ्रोन देम इन द नेक्स्ट इलेक्शंस। बट जुडिशरी के साथ ऐसा नहीं है, न तो वो सरकार उनको अपॉइंट कर रही है, ना लोग उनको अपॉइंट कर रहे हैं, ना उनको इलेक्ट कर रहे हैं, तो उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वो गलत डिसीजन दें या सही डिसीजन दें उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 145(3) कॉज टू रिविजिट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच साइज फ्रॉम 5 जजेस। अब देखिए 145(3) आर्टिकल जो है ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो होगी लगभग 5 जजेस की होगी, लेकिन ये कब बनाया गया था? 1950s में। उस समय सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस थे? टोटल 8 जजेस थे, तो 8 में से 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में होने चाहिए। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं? लगभग 34 जज हैं। अब 34 में से सिर्फ 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो जाए, इसको लेके भी काफ़ी क्रिटिसिज्म है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है उसकी स्ट्रेंथ रिवाइज करनी चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। यूज ऑफ आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है टू इंश्योर कंप्लीट जस्टिस इन एनी केस बाय एनी मीन्स।
तो कई बार ये क्रिटिसिज्म होता है कि सुप्रीम कोर्ट इस आर्टिकल को काफ़ी टाइम पर मिसयूज करता है एंड अंडरमाइंस द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के रोल को अंडरमाइन करता है। लेजिटिमेट कंसर्न्स क्या हैं कि एक तो पब्लिक परसेप्शन क्या बन रहा है कि अगर सब कुछ जुडिशरी से ही डिसाइड होना है तो लोग क्या सोचेंगे भाई कि ये सरकार बेकार है, ये किसी काम की नहीं है। नीड फॉर रिफॉर्म कि जुडिशरी में ओपेकनेस इतनी ज़्यादा है, इसको रिड्यूस करने के लिए कुछ तो करना होगा। तो इसका एक अल्टरनेटिव है कि एक NJAC बना दो, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। उसमें CJI के पास एक वीटो पावर होनी चाहिए कि कमीशन के डिसीजन को ओवरटर्न कर सके। अब देखिए NJAC तो गवर्नमेंट 2014 में लेके आई थी, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में ही इसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। तब से ये नल एंड वॉइड है। अब लोग रिफॉर्म के लिए आइडियाज़ दे रहे हैं कि NJAC फिर से लेके आओ, उसमें CJI को वीटो पावर दे दो। जो सुप्रीम कोर्ट का, जो जुडिशरी का जो प्राइम कंसर्न था वो यही तो था ना कि इंडिपेंडेंस होनी, कि जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट। तो वो CJI को जब वोटिंग वीटो पावर हो जाएगी तो इंडिपेंडेंट तो हो ही जाएगी। अब देखिए ऐसा भी नहीं है कि आर्टिकल 142 का टोटल मिसयूज हुआ है। कई बार जुडिशरी ने प्रोएक्टिव एक्शंस लेते हुए ऐसे डिसीजंस दिए हैं, ऐसे जजमेंट्स दिए हैं जिनसे पॉपुलर बेनिफिट हुआ है। जैसे भोपाल गैस ट्रेजिडी के केस में कंपनसेशन दिलाया, विशाखा गाइडलाइंस इशू करी, ठीक है, रिगार्डिंग पॉस्ट प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट्स एट वर्क प्लेस, कोल ब्लॉक कैंसिलेशन कराया जो इलीगल थे, परमानेंट कमीशन फॉर विमेन ऑफिसर्स इन आर्मी, ठीक है, आर्मी में विमेन ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन दिलाया। तो ये काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट्स थे। तो ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 143 टोटली जुडिशरी इसको मिसयूज करती है, ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन पर्सपेक्टिव से क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स ए बैलेंस्ड सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी लाइक इन UK एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी लाइक US। मतलब इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनके बीच में एक बैलेंस एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है। इंडियन जुडिशरी इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुडिशियल रिव्यू इज़ ए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। अब देखिए एक आर्टिकल है, छोटा सा ही आर्टिकल है, पेपर में पब्लिश हुआ है, उसको मुझे लगा कि एज एन केस स्टडी फॉर एथिक्स उसको स्टडी करना चाहिए। आर्टिकल पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है, छोटा सा ही है। सोशल बॉयकॉट ऑफ दलित्स इन आंध्र प्रदेश विलेज लिफ्टेड आफ्टर पीस टॉक्स। अब केस क्या है? आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले के मल्लम गांव में हाल ही में दो समुदायों दलितों और कापू के बीच सामाजिक तनाव देखा गया। 16 अप्रैल को 38 वर्षीय दलित इलेक्ट्रीशियन की मौत हो गई। इसके बाद इस घटना ने कापू समुदाय द्वारा दलितों का सामाजिक बहिष्कार शुरू कर दिया। सामाजिक बहिष्कार क्यों किया? क्योंकि दलित इलेक्ट्रीशियन की मौत हो गई तो दलित परिवारों ने जो था उन्होंने बोला कि कोई भी अब इलेक्ट्रीशियन का यहाँ इस गांव में काम नहीं करेगा। इसके बाद में कापू समुदायों ने दलितों का सामाजिक बहिष्कार शुरू कर दिया। बहिष्कार ने गांव के सामाजिक ताने बाने को बाधित किया, समानता, बंधुत्व और सम्मान के संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन किया। जवाब में जिला प्रशासन ने एक शांति समिति के माध्यम से हस्तक्षेप किया, जिसमें दोनों समुदायों, राजस्व विभाग, पुलिस और समाज कल्याण विभाग के प्रतिनिधि शामिल थे। निरंतर बातचीत के बाद दोनों समुदायों ने सद्भाव बहाल करके और बहिष्कार को तुरंत समाप्त करने के लिए एक लिखित समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते में यह भी स्थापित किया गया कि भविष्य में होने वाले किसी भी संघर्ष को शांति समिति की देखरेख में सुलझाया जाएगा और उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए केस क्या है कि एक सोसाइटी द्वारा, एक सोशल सेक्शन के द्वारा एक किसी दूसरे जो ऑलरेडी मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है उसका एक बॉयकॉट किया गया है। अब इसको फ्रॉम द पर्सपेक्टिव्स ऑफ एथिक्स आप कैसे देखोगे? मान लीजिए आप कोई IAS होते या SDM होते उस रीजन में, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते? यहाँ पे एथिक्स की कौन सी वैल्यूज़ इन्वॉल्व हैं, कौन से प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व हैं? अब देखिए एथिकल इश्यूज़ कौन से इन्वॉल्व हैं? एक तो डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल जस्टिस, ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, कम्युनिटी लीडरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी।
ठीक है। स्टेक होल्डर्स कौन है? मेंबर्स ऑफ दलित एंड कापू कम्युनिटी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, पीस कमेटी एंड ब्रॉडर सिविल सोसाइटी। कौन सी वैल्यूज़ यहाँ पे इन्वॉल्व हैं जिनका यहाँ डिस्कशन होना चाहिए? एम्पैथी एंड कंपैशन, जस्टिस एंड फेयरनेस, सोशल हार्मनी एंड फ्रेटर्निटी, इंटेग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड टॉलरेंस। ठीक है, और भी हो सकती हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हो इनको अमेंड, लेकिन जो मुझे ठीक लगा, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा, वो मैंने यहाँ मेंशन किया है। तो इसको आप अपने हिसाब से भी थोड़ा सोच के देखिएगा। इस तरीके की केस स्टडीज़ न्यूज़पेपर से ही बनती है, जो पेपर में पूछी जाती हैं। अगर आप केस स्टडीज़ को सॉल्व करते टाइम इस तरह के इंसिडेंट्स, आर्टिकल्स का रेफरेंस देंगे तो इससे इंट्रोडक्शन पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, इस वीडियो के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल।